गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्या नाम है चैप्टर का? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो कोई भी दो ट्राइंगल्स को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल। ठीक है, बोथ आर इक्वल। तो जैसे किसी दो नंबर्स को इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम लिखते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। ठीक है, तो ये इक्वल होता है। जब हम फिगर्स को इक्वल करने की बात करते हैं तो हम एक वर्ड निकाल कर लाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की, इक्वल होने की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को और किस तरीके से हम उनको इक्वल प्रूफ करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट फिगर्स। तो सबसे पहले आप कॉन्करेंट फिगर से क्या समझते हो? कॉन्करेंट फिगर से क्या समझते हो? कोई भी फिगर कॉन्करेंट कब होगा? जब उसका साइज और शेप इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी फिगर हो, वेदर इट इज अ ट्राइंगल, पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रोम्बस, ये फिगर कॉन्करेंट कब होगा? जब उसका शेप का मतलब उसका जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल हो, दूसरा उसका साइज भी इक्वल हो। मतलब अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर दी गई है एक स्क्वायर की, तो दूसरा जो स्क्वायर है उसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर ही दी गई हो। तो शेप एंड साइज, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही दिया हो, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल ही दिया हो, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ही दिया हो। क्लियर इतना? तो शेप और साइज दोनों चीज इक्वल होना चाहिए। अब ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस पे चलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एटलीस्ट 3 चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो ये मैं पहले समझाती हूँ। हाँ, यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल में मेरे पास क्या होता है? 1 2 3। क्या होते हैं? 3 साइड्स। क्या होते हैं भाई? 3 साइड्स। और क्या होता है? 1 2 3, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं? 3 एंगल्स। तो टोटल मेरे पास कितनी चीज़ें होती हैं? 6। ठीक है, टोटल मेरे पास कितनी चीज़ें होती हैं? 6। अब इन 6 में से कोई भी 3 चीज़ अगर मेरी एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, देखो एक ट्राइंगल में मुझे 3 साइड्स और 3 एंगल्स दिए होते हैं। अब उन 3 चीज़ों में, उन 6 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ इक्वल हो जाए तो मेरे ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए होता है? कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, वो भी इक्वल चाहिए। अब करोस्पॉन्डिंग मैं समझाती हूँ इस वाली फिगर से। अब ये इतना तो समझ में आया कि किसी भी फिगर को, किसी भी ट्राइंगल को इक्वल होने के लिए टोटल मेरे पास 6 चीज़ें होती है, उसमें से 3 चीज़ें चाहिए होती है। 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वेदर द 3 साइड्स और द 3 एंगल्स और 2 एंगल्स वन साइड और 2 साइड्स वन एंगल। तो कोई भी आपका कंपोजिशन बन सकता है, 2 साइड और 2 एंगल के साथ बन सकता है, या दो एंगल्स एक साइड के साथ बन सकता है, या तीनों साइड्स के साथ भी बन सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो कोरोस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। अब एक बहुत बड़ा वर्ड निकल कर आता है, कोरोस्पॉन्डिंग। कोरोस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर अब आप देखेंगे ये फिगर, दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ए बी सी डी। हाँ, दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये ए बी सी डी, और ये जो ट्राइंगल है डी ई एफ। दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं दोनों। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। एंगल बी, ठीक है, एंगल बी। अब ये जो है ये हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है, और ये जो ट्राइंगल है इसको वर्टिकल कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है उसको, है ना। पर ये एंगल बी जो है ये एंगल ई के बराबर है। किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंगल बी इज कोरोस्पॉन्डिंग टू एंगल ई। क्या बोलेंगे इसको? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। बी के बराबर कौन सा एंगल है? ई। तो ऐसे जो दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कुछ चीज़ें कोरोस्पॉन्डिंग हो जाती है, मतलब इसका इक्वल दूसरे में हो जाएगा तो उसको कोरोस्पॉन्डिंग बोला जाएगा। ऐसे ही एंगल ए जो है, एंगल ए किसके कोरोस्पॉन्डिंग हो जाएगा? डी के कोरोस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कोरोस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गई एंगल्स की बात।
अब कर लेते हैं हम ट्राइंगल्स की बात, ठीक है, मतलब साइड्स की बात कर लेते हैं। साइड्स की बात करें, ए बी जो साइड है वो किसके बराबर है? ए बी जो साइड है वो डी ई के बराबर है। किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। और दूसरा जो है ए सी जो साइड है, ए सी साइड जो है वो डी एफ के बराबर है। किसके बराबर है? डी एफ के बराबर। ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है, मतलब कोरोस्पॉन्ड्स है। ए सी कोरोस्पॉन्ड्स टू डी एफ, ए सी कोरोस्पॉन्ड्स टू डी एफ। ऐसे ही मेरे पास लास्ट जो बी सी साइड है वो किसके कोरोस्पॉन्डिंग होगी? ई एफ के कोरोस्पॉन्डिंग होगी, ई एफ के कोरोस्पॉन्डिंग होगी। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को लिखते हैं, अब हमें इसको मैथमेटिकली लिखना भी पड़ेगा। तो मैथमेटिकली कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है इक्वल, और उसके ऊपर एक ऐसे लाइन। तो ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल। किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो मेरे पास ट्राइंगल्स है ना, ये ट्राइंगल्स को मैं लिखूंगी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हमें स्पेस जो है वो कम पड़ेगा, तो इसको नीचे, हाँ। अब देखो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। अब मैं पर ये लिखना चाहती हूँ ट्राइंगल बी सी ए। अब मुझे ये बताओ कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब देखो बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी चीज थी मेरी? ई। तो यहाँ पर सबसे आगे भाई क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। फिर सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी थी? एफ। तो एफ को लिखेंगे। और ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या था? डी। तो ये मेरे सिंबल चेंज हो जाते हैं ऐसे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब मेरे को, जैसे यहाँ पर ए है, ए किसके बराबर है? डी के बराबर है। बी किसके बराबर है? ई के बराबर है। और सी एफ के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसे कोरस्पॉन्डिंग सिंबल्स लगाते हैं। तो ट्राइंगल्स को भी कोरस्पॉन्डिंग सिंबल्स के हिसाब से लिखना पड़ता है। क्लियर है इतना? तो चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, अब कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज आएगी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो किसी भी ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ठीक है, तीनों ही साइड्स अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो मेरा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर दो चीजें हैं। मेरे पास एक तो है ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है एल एम के, ठीक है। अब ए बी जो साइड है ना, मेरी ए बी जो साइड है वो किसके बराबर है? एल एम के बराबर है, ठीक है। एल एम के बराबर है। जो मेरा ए सी साइड है, ए सी जो मेरा साइड है वो मेरा किसके बराबर है? एल के बराबर है। किसके बराबर है? एल के बराबर है। और मेरा जो लास्ट बी सी साइड है, बी सी साइड किसके बराबर है? एम के बराबर है। किसके बराबर है भाई? एम के बराबर है, ठीक है। तो अब मेरे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? अगर मेरी तीनों साइड्स इक्वल है तो मेरे ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर मेरी तीनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं या मैं किसी तरीके से उनको इक्वल प्रूव कर लूं तो क्या हो जाएगा? मेरा तीनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, जब दो साइड और उनके बीच का एंगल, कोई तीसरा एंगल नहीं, उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल अगर मुझे दिया होगा तो वो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सपोज मैं बीच का कैसे बोल रही हूँ, मेरे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। तो मान लो ये वाली साइड जो मेरी दूसरा एक ट्राइंगल है मेरा, ठीक है, मेरा दूसरा जो ट्राइंगल है वो मेरा है एल एम के, ठीक है। अब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो मेरे को अगर ये एंगल दे देंगे तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये रूल फॉलो नहीं होगा। मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे एंगल क्यू चाहिए, क्योंकि इस साइड और इस साइड के बीच में एक ही एंगल बनता है विच इज एंगल क्यू। तो एंगल क्यू को मुझे एंगल एम के बराबर करना पड़ेगा, तभी मेरा SAS प्रूफ होगा। या तो एंगल L और P को इक्वल दे देंगे तो कोई फायदा नहीं, या एंगल K और R को इक्वल दे देंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कौन सा एंगल चाहिए? Q चाहिए, दोनों साइड्स के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। देन ओनली आई कैन अप्लाई माई SAS। अब देखो SAS क्या करेंगे? SAS के लिए लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ,
यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को थोड़ा सा लिख के दिखा रही हूँ कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, मेरे पास ट्राइंगल कौन सा है, ABC एंड ट्राइंगल XYZ। डन। तो मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, XYZ। अब यहाँ पर AC साइड जो है वो किसके बराबर दी हुई है, XZ के बराबर दी हुई है, ठीक है। और कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल C जो है वो एंगल Z के बराबर दिया है। और BC जो है वो किसके बराबर दी गई है, YZ के बराबर दी गई है, YZ के बराबर दी गई है ना। तो मेरे क्या हो जाएंगे, अब देखो साइड, उनके बीच का एंगल और अगली साइड, ठीक है। तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द रूल SAS। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS रूल, ठीक है। तो ये SAS रूल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज टू एंगल्स एंड वन साइड, विच इज टू एंगल्स एंड वन साइड। तो यहाँ पर देखो, अब मैं लिख के नहीं दिखाती हूँ, डायग्राम में ही समझाती हूँ। एंगल A जो है वो एंगल X के बराबर है, और एंगल B जो है वो एंगल Y के बराबर है, और उनके बीच की साइड दे दी गई है। तो अगर ऐसा कोई हो, आपको दो एंगल्स और उनके बीच की साइड दे दी जाए, तो वो भी ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे मेरे पास, कॉन्ग्रुएंट। और इस रूल को क्या बोला जाता है, ASA। क्या बोला जाता है, ASA। अब एक और रूल होता है, एक और रूल क्या कहता है मेरे पास, कि कोई भी दो ट्राइंगल और साइड, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बीच की साइड ही हो, कोई भी दो ट्राइंगल, ठीक है। जैसे इसमें नीचे ये जो फिगर दिया है, एंगल C एंगल F के बराबर है, ठीक है। और एंगल E जो है एंगल B के बराबर है, और साइड मुझे ये वाली दे दी जाए, ठीक है। तो भी ये रूल फॉलो होगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल 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 साइड। तो भी ये जो है मेरा अप्लाई होगा, ये रूल भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो एंगल के केस में ये चीज अप्लाई होगी। अब कौन कौन से रूल्स मेरे पास नहीं होते हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल्स मेरे पास नहीं होते हैं, वो है मेरे पास SSA। जैसे मेरे पास एक रूल था एंगल साइड एंगल, ठीक है, और एक रूल था एंगल साइड एंगल साइड। तो इसका तो रूल ये होता है, ठीक है, इसका तो ये रूल है। पर अगर आप ये रूल इसमें अप्लाई करेंगे तो ये रूल गलत है। दिस इज करेक्ट, ये होगा पर ये नहीं होगा। तो साइड साइड एंगल कभी नहीं होता। और अगर तीनों ही एंगल्स, ठीक है, एंगल 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 भी नहीं होता, तीनों एंगल्स अगर दे देंगे तो भी कॉन्करेंट रूल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर रूल हो जाता है, वो सिमिलर रूल हो जाता है, कॉन्करेंट नहीं होता। तो कॉन्करेंट मेरे पास कितने रूल होते हैं, मेरे पास सिर्फ कॉन्करेंसी के 3 रूल्स आते हैं। 3 रूल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है साइड साइड साइड, एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है एंगल साइड एंगल। अच्छा, इसी का एक दूसरा वर्जन है AAS, ठीक है। इसके अलावा एक और है, इसके अलावा एक और है जो मेरा राइट एंगल में यूज होता है, जहां पर एक एंगल मेरा 90 डिग्री होता है, उसको RHS रूल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, RHS रूल बोला जाता है, ठीक है। तो अब RHS रूल को भी एक बार देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, R का मतलब राइट एंगल, RHS का मतलब क्या होता है, वन इज राइट एंगल। एक तो मेरे पास क्या है भाई, राइट एंगल, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, अगर राइट एंगल है तो एक हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएगा तो दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए, एक साइड भी इक्वल होना चाहिए। और क्या इक्वल होना चाहिए, एक साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं मुझे, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये मेरी एक साइड हो गई, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया दोनों ही साइड्स का। तो ऐसे जहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है वहां पर हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं, RHS क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो टोटल हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, और कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल्स पढ़े हैं हमने। SSS, तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, दो साइड और बीच का एंगल, दो एंगल्स और बीच की साइड, दो एंगल और बीच की साइड। इसके अलावा हमने इसका एक और वर्जन पढ़ा था, दो एंगल्स और एक साइड। और एक लास्ट जो हमने पढ़ा है दैट इज RHS रूल, जो 90 डिग्री के एंगल ट्राइंगल में यूज होता है, जहां पर एक एंगल
90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और नोट्स बनाकर पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।